सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी फाइनल की फर्स्ट बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी पहली यूनिट है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ये पार्ट फर्स्ट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी संक्रमण धातुओं की जो संकुल है उनके अंदर धातु लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है उसको इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कौन सी होती हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कौन सी होंगी? डी ब्लॉक की जितनी भी धातुएं हैं उसके अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीन को छोड़ करके बाकी डी ब्लॉक की जितने भी धातुएं हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स है वो बोलेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं इन तीन को छोड़ करके उन सभी धातुओं के अंदर उनकी आयनिक स्टेट, यानी जब वे आयन बनाते हैं, और उनकी एटॉमिक स्टेट, इन दोनों के अंदर उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट या अपूर्ण होता है। इस कारण से डी ब्लॉक की धातुओं को ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ट्रांजिशन मेटल्स यानी संक्रमण धातुएं कौन सी होती हैं। तो डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उनको संक्रमण धातुएं बोलते हैं। डी ब्लॉक की जो तीन तत्व हैं इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी धातुएं उन सभी को संक्रमण धातुएं कहेंगे। कहते क्यों हैं? क्योंकि इन सभी धातुओं में आयनिक अवस्था और परमाणु अवस्था, इन दोनों में ही इनके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो अपूर्ण होते हैं। इस कारण से इन्हें हम क्या बोलेंगे? संक्रमण धातुएं कहा जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या देखना है हमें? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है वो पढ़नी है। देखिए इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? यानी संक्रमण धातुएं लिगेंड के साथ उपसह संयोजक बंध से जुड़ करके जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उनको हम संक्रमण धातु संकुल है वो कहा जाएगा। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का मतलब क्या है? इसमें मेटल है, मेटल क्या है? संक्रमण धातु होगी, और ये लिगेंड है। इन दोनों के आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब इसमें यहाँ पे हम एल लिख देते हैं तो ये क्या हो गया? एक संकुल हो गया, या फिर इसको एक साथ में लिखा दे तो MLN, जहाँ पे ये M क्या होगी? कोई संक्रमण धातु होगी, L क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिगेंड, और N क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, यानी संक्रमण धातु के साथ में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे हम N के द्वारा दर्शाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखोगे इस वाले लेसन में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है? बीएससी सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था, एक सिद्धांत था वीबीटी का, वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हाइटलर, लंडन, स्लेटर एंड पोलिंग के द्वारा दी गई थी। इस कारण से इसे HLSP सिद्धांत है वो भी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस वीबीटी की जो लिमिटेशन थी, जो कि ये वीबीटी है वो भी किसके लिए दिया गया था? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए दिया गया था। लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको वीबीटी के द्वारा नहीं समझाया गया था, उनको यहाँ पे हम वीबीटी की लिमिटेशन के अंदर समझेंगे। देखिए ठीक है, वीबीटी की लिमिटेशन है वो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ी जाएंगी। तो पहली लिमिटेशन क्या हो जाएगी इसमें कि वीबीटी के द्वारा हम जो मेटल लिगेंड संकुल होते हैं उन संकुलों के अंदर क्या नहीं समझा सकते? वीबीटी
कि अधिकांश संकुल जो होते हैं संक्रमण धातुओं के, वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। यानी ये संक्रमण धातुओं के संकुल रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या हम वीबीटी के आधार पे नहीं कर सकते। हालांकि बाद में ये बताया गया था कि ये संकुल रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि इन संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के पास में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे। ये हाई एनर्जी लेवल है, उच्च ऊर्जा स्तर, और ये निम्न ऊर्जा स्तर है। जब इन संक्रमण धातु संकुलों के केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो यहाँ जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, स्थायित्व होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वापिस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आएगा। वापिस आते समय ये अवशोषित की गई ऊर्जा के पूरक रंग की ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। इस कारण से ये संकुल हमें रंगीन दिखाई देते हैं। यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस यहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, तभी हमें यह संकुल रंगीन दिखाई देगा। यदि ये विजिबल रीजन से ऊर्जा का अवशोषण नहीं करके IR या UV से ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो ये संकुल हमें रंगीन दिखाई नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी सेकेंड लिमिटेशन, ये पहली होगी कि वीबीटी की सहायता से संक्रमण धातु संकुलों के रंगीन होने का कारण है वो नहीं समझाया जा सकता। उसके बाद में इसकी सेकेंड लिमिटेशन क्या हो जाएगी वो देखें। वीबीटी की सेकेंड लिमिटेशन, वीबीटी की सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि वीबीटी की सहायता से हम जो संक्रमण धातु संकुल होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकते। यानी कि इस संकुल के अंदर कितने % चुंबकीय गुण है या कितने चुंबकीय गुण है उसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पे नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, वीबीटी की एक कमी होगी। हालांकि वीबीटी के बाद में ये बताया गया कि किसी भी संक्रमण धातु के संकुल है उसकी चुंबकीय गुण किस प्रकार से निकाले जाते हैं, μ=√n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ये बोर मैग्नेट्रॉन और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, इसमें यूनिट होगी। इसलिए क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति μ=√n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। इस फॉर्मूले के अंदर जो ये n है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये n है, जो कि संक्रमण धातु संकुल के जो केंद्रीय धातु परमाणु है m या आयन है, इसके अंदर जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रखे जाएंगे। उस फॉर्मूले की सहायता से इस संकुल के अंदर चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या की जाती है। हालांकि ये फॉर्मूला वीबीटी के द्वारा नहीं दिया गया था, तो वीबीटी के द्वारा हम संकुल के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकते थे। इस कारण से ये वीबीटी क्या होगी कि कमी होगी। उसके बाद में वीबीटी की जो थर्ड लिमिटेशन है वो कौन सी हो जाएगी, देखें इसके अंदर वीबीटी की थर्ड लिमिटेशन कौन सी है कि वीबीटी के द्वारा हम यह नहीं बता सकते कि केंद्रीय धातु आयन है वो आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स और दो प्रकार के होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा टाइप क्या होता है इसका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वीबीटी की सहायता से हम ये नहीं बता सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है वो आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएगा और बाह्य कक्षक संकुल है वो कब बनाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए इसके अंदर कि आंतरिक कक्षक संकुल क्या होता है और बाह्य कक्षक संकुल है वो क्या होता है। आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे, जब केंद्रीय परमाणु के आंतरिक द्विकक्षक यानी n-1 द्विकक्षक संकरण में भाग लेते हैं,
तो बनने वाला संकुल है वो कौन सा होगा, आंतरिक कक्षक संकुल है वो कहलाएगा। जैसे संकरण कौन सा होगा, n-1 के कारण, जैसे ये हो जाएगा DsP2 या फिर हो जाएगा D2sp3। तो DsP2 के कारण से कौन सी बनती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वर्ग समतलीय ज्यामिति, और D2sp3 के कारण से कौन सी बनती है, ओक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ज्यामिति। अब इनके अंदर जो ये D कक्षक है वो कौन से हैं, n-1 D कक्षक है, S और P कौन से हैं, NS है और ये NP है। जैसे ये वाला यदि 4S है, ये 4P है, तो ये D कौन सा हो जाएगा, n-1, यानी ये 4S है, ये 4P है। तो यहाँ पे जो ये D होगा उसके आगे मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी लिखेंगे, ये n की वैल्यू है, n बराबर 4, D कौन सा है, n-1 D है, तो n में से 1 कम करेंगे तो कौन सा होगा, 3D होगा। ठीक है, तो जब संकुल बनने में केंद्रीय धातु परमाणु का जो संकरण होता है उसके अंदर जब n-1 D कक्षक काम में लिए जाते हैं तो बनने वाला जो संकुल होगा वो कौन सा होगा, आंतरिक कक्षक संकुल होगा। ठीक है, अब दूसरा ये देखना है कि बाह्य कक्षक संकुल है वो क्या कौन से होंगे। इसी प्रकार से इसमें क्या जाएगा कि जब केंद्रीय धातु परमाणु का संकुल बनते समय बाह्य D कक्षक या ND कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाला संकुल क्या होगा, बाह्य कक्षक संकुल होगा। इसके अंदर देखें ND का मतलब संकरण कौन सा होगा, ये तो उसमें संकरण होगा sp3d2 संकरण होगा। sp3d2 संकरण के कारण भी संकुल की ज्यामिति कैसी रहेगी, ओक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय ज्यामिति है वो रहेगी। जैसे ये S है, मान लीजिए 4S है, ये 4P है, तो ये D भी कौन सा होगा, 4D होगा। यानी ये N है, ये N है, तो ये भी क्या है, N है, क्योंकि तीनों की जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या है, समान है। तब ये बोलेंगे कि जब संकुल बनने में केंद्रीय धातु आयन का बाह्य D कक्षक या ND कक्षक भाग लेता है तो बनने वाला जो संकुल होगा वो कौन सा होगा, बाह्य कक्षक संकुल होता है। इन दोनों की ही व्याख्या है वो BBT के आधार पे नहीं की गई कि आंतरिक कक्षक संकुल कब बनता है, बाह्य कक्षक संकुल है वो कब बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसमें ठीक है, उसके बाद इसमें फोर्थ लिमिटेशन कौन सी हो जाएगी, बीबीटी की सहायता से हम विद्युत उदासीनता का जो सिद्धांत है उसको नहीं समझा सकते हैं। बीबीटी की सहायता से विद्युत उदासीनता सिद्धांत, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी है उसको नहीं समझा सकते हैं। तो हमें ये क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि विद्युत उदासीनता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए हम कि जब संकुल बनता है तो लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे जिसके कारण से ये उपसह संयोजक बंध बनता है। अब इसमें देखें इस बॉन्ड के बनने में लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो देने वाले पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज, और लेने वाले पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने में लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मेटल है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। अब इसके अंदर देखें कि संकुल होते हैं उनके अंदर बहुत सारे लिगेंड होंगे, वे सभी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या बनेगा कि धातु परमाणु के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाने के बाद में ये संकुल क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन फिर भी संकुल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं, उसी को विद्युत उदासीनता के सिद्धांत से समझाया गया है कि जो संक्रमण धातु संकुल होते हैं उनमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो ऋणावेश आता है वो अकेले केंद्रीय धातु परमाणु पर केंद्रित न होकर इस संकुल में उपस्थित सभी परमाणुओं पर समान रूप से फैल रहे हैं। नेगेटिव चार्ज केंद्रीय धातु परमाणु के साथ साथ इन लिगेंड के ऊपर भी आ जाता है, जिससे संकुल के सभी परमाणुओं पर आवेश के आ जाने से किसी भी परमाणु पर आवेश है वो -1 या 1 से अधिक नहीं हो पाता है। इस कारण से ये संकुल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसी को विद्युत उदासीनता के सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है।